बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने कानून शहादत ऑर्डर 1984 की दूसरी एपिसोड के साथ मैं इरफान याद बाजवा, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर पंजाब बार कौंसिल अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने की नीयत के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज का हमारा ये जो एपिसोड है इसमें हम चैप्टर 3 कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो है उसकी बाबत आप सब दोस्तों से मुखातब होंगे, जिसमें बड़ा इम्पोर्टेंट जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 का जो जुज़्व है वो है फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू। उसके ऊपर हम बात करेंगे, एडमिशन के ऊपर बात करेंगे और कन्फेशन के ऊपर बात करेंगे। शॉर्ट एपिसोड होगा, मुख्तसर से वक्त में कोशिश करेंगे कि जो बेसिक मेन चीज़ें हैं वो आपके सामने हम रख सकें। और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को लेके जो चैप्टर 3 है इसमें जो रिलेटेड सेक्शंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स 18 से लेके आर्टिकल 29 तक जो हैं वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। मुख्तलिफ कंडीशंस हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें कि वो किस तरह होगा। और उसके बाद एडमिशन है और कन्फेशन, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस जो चैप्टर्स हमने आपके सामने रखे, जो लेक्चर्स और जो एपिसोड की सूरत में हमने आपके सामने रखी, यकीनन वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी और इंशाल्लाह वो होंगी। और जब भी आप इसको देखेंगे आप हर दफ़ा एक नई बात, एक नई चीज़ को इंशाल्लाह समझने के काबिल और अहल होंगे। तो इससे शुरू करते हैं। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, आर्टिकल 18 कानून शहादत ऑर्डर 1984। इसमें यह कहा गया है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। मैं इसको एज इट इज़ पढ़ के जनाब के सामने रख दूंगा। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं रेलिवेंट आर्टिकल या सेक्शंस में उस पर आप गौर करें। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others। यानी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है किसकी? जो किसी सूट में और प्रोसीडिंग्स में फैक्ट इन इशू है या वो रेलिवेंट है फैक्ट इस केस से मुतल्लिका जिसकी प्रोसीडिंग्स में आप असिस्ट कर रहे हैं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में है, दिस आर्टिकल शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। तो इसमें जो बात कही जाती है, जब आप एविडेंस करवा रहे होते हैं, शहादत के लिए कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये बात कही जाती है कि जी जिस इशू को लेके, जिस क्लेम को लेके और जिस रिलीफ को सीख करने की गर्ज से आपने ये दावा दायर किया है या प्लीडिंग जो है वो आपकी उसके अंदर रहते हुए आपने उसको प्रोसीड करना है, तो फिर जो फैक्ट इन इशू होगा, जिस तरह फ्रॉम द डाइवर्जेंट प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज इश्यूज फ्रेम कर दिए जाते हैं और वो इश्यूज जो फ्रेम होते हैं सीपीसी का एक स्पेशल ऑर्डर है जिसकी रोशनी में वो इशू फ्रेम होते हैं और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। तो वो जब एविडेंस होगी तो वो फैक्ट इन इशू के ऊपर होगी कि कौन सा इशू जो है उसको किस पार्टी ने प्रूव करना है और दूसरी ने उसको डिसप्रूव करना है। तो ये आर्टिकल 18 जो है वो आपको बताता है कि आपकी जो एविडेंस इन सूट होगी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू के ऊपर होगी, उससे अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। इसी तरह प्लीडिंग से अगेंस्ट जो है आप शहादत अपनी नहीं दे सकते, प्लीडिंग्स के अकॉर्डिंगली ही आपको अपना केस प्रूव करना पड़ता है। आर्टिकल 19 जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस है। फैक्ट विच नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड with the fact in issue as to form part of same transaction are relevant whether they accrued at the same time and place or at different place and times। इसके ऊपर जो एक फैक्ट इन इशू है लेकिन उससे वो रिलेट कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो उस वक्त उस डेट पे उस टाइम पे हुआ हो, उससे पहले हुआ है और लेकिन वो उससे रिलेट करता है, कनेक्ट करता है उस सब्सिक्वेंट इवेंट के जो साबित करने के लिए
तो वो भी फैक्ट एंड इशू है, उसकी बाबत भी आप शहादत दे सकते हैं और वो रेलिवेंट है, उसकी रेलिवेंसी है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ जो कानून शहादत ऑर्डर है 1984। इसके बाद आर्टिकल इसमें 20 है, फैक्ट विच आर द ओकेजन्स काज आर इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन्स काज आर इफेक्ट इमीडिएट आर अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स आर फैक्ट एंड इशू आर विद constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। ये आर्टिकल जो 20 है वो इस सिलसिले में हमें असिस्ट करता है। और फिर इम्पोर्टेंट जो इसमें आर्टिकल्स आगे हैं 21, 22, 23 उसकी तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा कि वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर जो कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान हमारे लिए बेहतरीन जो सेक्शंस हैं जिसके ऊपर आए रोज़ हम लोग आर्गूमेंट्स भी करते हैं बिफोर कोर्ट्स में, तो वो आर्टिकल 21 है जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये 4 चीज़ें जो थीं ये आर्टिकल 21 के अंदर उन्होंने कहा कि इनकी रेलिवेंसी है। किस चीज़ की? मोटिव की, उसके बाद प्रिपरेशन की, उसके बाद उसके प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की, उस वकूए से मुतल्लिका, तो वो भी रेलिवेंट होगी। इसकी एज इट इज़ मैं ये सेक्शन ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। एनी फैक्ट इज़ रेलिवेंट विच शोज़ आर कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट एंड इशू आर रेलिवेंट फैक्ट, जिसको हम वजह नात भी कहते हैं कि जी मोटिव ये था जिस वजह से ये वकूआ अमल में आया, और अगर मोटिव प्रूव नहीं भी होता तो वो फैटल होता है टू द प्रोसिक्यूशन केस इन सम केसेस, और अगर मोटिव प्रूव नहीं भी होता तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों तो किसी के हद तक कह दिया जाता है कि वो एक corroborative पीस ऑफ एविडेंस था, एक सर्कमस्टांशियल थी, अगर वो नहीं भी हुआ तो उसके मीनिंग्स क्या होंगे। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी आर ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, पार्टी का या उसके एजेंट का, टू एनी सूट आर प्रोसीडिंग्स इन रेफरेंस टू सच सूट आर प्रोसीडिंग्स आर इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट एंड इशू therein are relevant thereto, and the conduct of any person an offence against whom is the subject of proceedings is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact and issue and or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto। इसके ऊपर जो है आर्टिकल 21 आपको कानून शहादत ऑर्डर 1984 का वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के ऊपर। इन शॉर्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसमें लेके जाऊँ लेंथी और लंबा तो फिर बहुत सी जजमेंट्स हैं जिनका रेफरेंस दूँ और एक एक आर्टिकल के ऊपर हमें कई कई घंटे रिक्वायर होंगे। लेकिन आपका चूँकि टच करने का और बताने का मकसद ये है कि आप इसको देखेंगे, उसके मुताबिक अपने बेयर एक्ट्स को, अपनी बुक्स को देखेंगे तो आपके लिए उसमें आसानी होगी। आर्टिकल 22 जो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का वो मच इम्पॉर्टेंट है। आम तौर पे इस आर्टिकल से जो क्रिमिनल केस में प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको ज़्यादातर वास्ता पड़ता है और ये पहचाना भी इसी तरह जाता है कि जी आइडेंटिफिकेशन परेड की सूरत में इसमें क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो आर्टिकल 22 है उसमें सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन परेड ही नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो है, लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट वन, फैक्ट्स necessary to explain or introduce a fact and issue or relevant fact or which support or rebut an inference suggested by a fact and issue or relevant fact or which establish the identity of anything, a person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact and issue or relevant fact happened or which show the relation of the parties by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose। ये आर्टिकल 22 है जिसकी बाबत मैंने आपके सामने रखा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड जो होती है इन क्रिमिनल केस वो अंडर दिस आर्टिकल है। अगर किसी शख्स को के बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को पुलिस ऑफिसर को ये एप्रीहेंशन हो या वो सस्पेक्ट करे
कि ये बंदा इन्वॉल्व है इन कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो उसको अरेस्ट करता है फॉर्मली सेक्शन 54 के तहत CRPC, और फिर उसको शनाख्त परेड के लिए विद द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो भेज दिया जाता है। और वो शनाख्त परेड फिर मजिस्ट्रेट साहब एक डेट एंड टाइम फिक्स करते हैं विद इन द प्रेमिसेस ऑफ जेल। वहाँ पे जो डमीज़ हैं मिनिमम 9 इन नंबर, 9 to 10, वो फिर सेम जो शक्ल की और कद की और शुबात की वो वहाँ पे खड़ी की जाती हैं। उसके अंदर फिर मजिस्ट्रेट साहब खुद जाते हैं इन पर्सन, और वहाँ पे उसको वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ जेल अथॉरिटीज़। और उसके बाद गवाहान को बुलाया जाता है, और गवाह जो है वो फिर उस लाइन में बैठे हुए या खड़े हुए अशखास की तरफ जो है उसको इशारा करके कहा जाता है कि जी आप इनमें से देखें कि आपका कोई मुल्ज़म है। और वो फिर उसको अगर शनाख्त वहाँ पे करता है, किसी के सर पे हाथ रख के शनाख्त करता है, किसी की तरफ इशारा करके शनाख्त करता है कि जी ये बंदा था, तो वो उसको फिर आइडेंटिफाई करता है। और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ ये बता दूं कि सिर्फ आइडेंटिफाई करना मकसद नहीं है, उसको बताना भी पड़ेगा कि बवक्त वक़ुआ ये बंदा जो था इसने रोल क्या अदा किया। ये मुसल्ला पिस्टल था, या इसने स्नैच किया कोई आर्टिकल, या इसने थ्रेट किया, या ये बाइक पे मौजूद था। जो भी उसका रोल होगा वो भी वो साथ उसको डिस्क्राइब करेगा कि ये वो शख्स है, ये बवक्त वक़ुआ था और इसने ये किया। और उसको मजिस्ट्रेट साहब जो है एज़ इट इज़ उसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद वो अगर इतराज़ात की सूरत में उस अक्यूज़ से भी पूछेंगे कि आपको कोई इस पर ऑब्जेक्शन या एतराज़ नहीं है, तो अगर वो अक्यूज़ को इतराज़ करना चाहे कि जी मुझे थाने में दिखाया गया था या मेरी तस्वीर बनाई गई थी, कुछ भी है, वो उसको भी अपनी जो प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाएंगे। और उसके बाद एंड पे वो ख़ुद कंक्लूड करेंगे कि जी इसको दुरुस्त तौर पे शनाख्त कर लिया गया है या नहीं किया गया। तो आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो इस आर्टिकल के तहत अमल में आती है। प्रोसीडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ वो मैंने आपके सामने शेयर की। और इससे पहले एक बात थी कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट जो आर्टिकल 4 को हमने इसमें डिस्कस किया था कि अगर शनाख्त परेड इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट है तो वो फिर बतौर विटनेस उस केस में जिसमें वो शनाख्त की गई है उसको तलब किया जा सकता है, और वो आके उसको वेरीफाई भी करेगा कि जी मैंने इसको किया हुआ है। तो ये एक प्रोसेस है शनाख्त परेड का। और आर्टिकल 22 जो है इसको ज़हन में रखिएगा हमेशा कि ये आपको शनाख्त परेड जो है उससे मुतल्लिक़ इसके एक्सप्लेनेशन में अगर जाएँ तो ये मेरे पास एक बुक मौजूद है, इसी तरह ये बुक्स भी मौजूद हैं लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर। तो इसमें बहुत से पेजेस ऐसे हैं जिसमें लॉट ऑफ जजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ केसेस, जिसमें टाइम का कहा गया कि जी अगर ये डिले के साथ है तो फिर क्या है, और अगर किसी केस में डिस्क्रिप्शन ऑफ अक्यूज्ड नहीं दी गई तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, और अगर शनाख्त परेड की है लेकिन उसको कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दिया गया तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ये सारे मुख्तलिफ हालात और वाक़यात हैं। या ततिम्मा बयान में अगर किसी को नामज़द कर दिया गया हुआ है पहले से, उसकी शनाख्त परेड हुई है तो वो वाइटल इंपॉर्टेंस नहीं रखती। या लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक महल्ले के साथ हैं या फेमिलियर थे किसी साबका ट्रांजैक्शंस की सूरत में, तो उसमें वो शनाख्त परेड मैटर नहीं करती। ये सारी चीज़ें फिर आप जब इसको देखेंगे तो आपके सामने और वाज़ेह होंगी और इंशाल्लाह हेल्पफुल भी होंगी। इसी तरह इसका आर्टिकल 23 है, थिंग्स सेड और डन बाय अ कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू अ कॉमन डिज़ाइन। इसमें यह है इस आर्टिकल में कि 2 या 4 या 5 बंदे कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि हमने ये एक्ट करना है, और उसके होने के बाद अगर कोई एक शख्स जो है उसी के तसलसल में वो एक्ट कर देता है तो वो सारे के सारे जो है उस पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आर्टिकल 23 इस बारे में आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कानून शहादत का। आर्टिकल 24 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह 22 इंपॉर्टेंट है इसमें इस तरह ये 24 भी है। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। इसमें फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद any fact and issue are relevant fact. If by themselves are in connection with other facts, they make the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact highly probable or improbable. इसकी मुख्तसर सी एक मिसाल मैं आपको दे दूँ इसको समझने के लिए कि अगर एक शख्स कोई FIR दर्ज करवाए इस इल्ज़ाम के साथ कि 18/3/2021 को बवक्त 12 बजे दिन मैं लाहौर में इस जगह मौजूद था पुलिस स्टेशन डिफेंस 1 यदूद में, और मेरे साथ ये वक़ुआ फ़लाँ 2 बंदों ने या 3 बंदों ने कर दिया, रिपोर्ट हो गया मैटर। अब जो अक्यूज साइड है
वो ये कहती है कि जी 18/3/2021 को इतने बजे तो मैं पेशावर में था और ये मेरे वहाँ पे जो है मेरा ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसकी CDR ले लें, ये वो बंदे हैं या ये जो होटल है जिसमें मैं रहा हूँ। तो वो जो उसका एक तरफ ये कहना कि जी मैं बंदा इधर था प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक, वो कहता है कि नहीं जी मैं तो उस वक्त उधर था। इसको आमतौर पर हम प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं कि अक्यूज़ ने ये प्ली ली हो कि जी मैं तो मौके पे मौजूद नहीं था। तो वो प्ली ऑफ एलिबाई के मुतल्लिक आर्टिकल 24 हमें गाइडलाइंस देता है कि किस तरह वो फैक्ट फिर अगर वो बंदा साबित हो जाता है कि नहीं वो पेशावर में ही था और यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो फिर वो रेलिवेंट फैक्ट होगा कि एक शख्स के बारे में ये कहा गया और वो उसके बारे में ये बात करता है कि जी वो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये आर्टिकल 24 है। इसके साथ आगे जो है वो आर्टिकल 25 है, इन सूट फॉर डैमेजेस। उन्होंने कौन कौन से फैक्ट जो हैं वो रेलिवेंट होंगे, जो अपना उस केस से मुतल्लिका जो प्लीडिंग में उन्होंने अलेज किए हैं उसको उन्होंने प्रूव करना होगा, इसके ऊपर है रेलिवेंट का। और फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज़ इन क्वेश्चन, ये 26 आर्टिकल है। इसके बारे में भी मखसूस तौर पे भी अगर किसी क्लेम किया जाए कि जी यहाँ पे ये जो कस्टम था या रवाज था उससे मुतल्लिका है, तो आर्टिकल 26 जो है वो हमें बताता है एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम वाज क्या हो क्लेम्ड मॉडिफाइड रिकॉग्नाइज्ड asserted or denied which was inconsistent with its existence, ये है। लाइकवाइज अंडर सब आर्टिकल 2 जो इसका पार्टिकुलर है 26 का, उसमें उन्होंने कहा कि क्लेम्ड रिकग्नाइज्ड और इन विच इट्स एग्जिस्टेंस वाज डिस्प्यूटेड असेल्ड आर डिपार्टेड फ्रॉम आर रेलिवेंट, ये आर्टिकल 26 जो है वो आपको बताता है। फिर आर्टिकल 27 इसी तरह जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने रखता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड आर ऑफ बॉडी आर बॉडीली फीलिंग्स। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी बंदे ने, हम ये कहते हैं कि ये एक्ट जो है वो इन गुड फेथ किया है, तो ये किस चीज़ को प्रूव करता है कि उसके माइंड की क्या कैफियत थी उस वक्त इस एक्ट करने की। तो ये जो आर्टिकल 27 है ये आपको गाइडलाइन देता है कि कुछ शख्स जब वो वकूआ अमल में आया तो उस वक्त उसकी फीलिंग्स क्या थी। इसको थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ये सवाल अमल में आया कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ क्या थी, तो फिर आपने इस आर्टिकल से गाइडलाइंस लेनी है, आर्टिकल 27 से। फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल आर गुड विल towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feelings are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feelings is in issue or relations। इसी को आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया, a fact relevant as showing the existence of relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but इन रेफरेंस टू द पार्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। ये बड़ा वाजे उन्होंने कर दिया कि उसी के मुतल्लिक होगी, जनरली नहीं होगा। बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this article, the previous conviction of such person shall also be relevant fact। जिसमें आमतौर पे हम कहते हैं कि जी बंदा अगर प्रीवियस कन्विक्टेड है तो वो बात साबित करता है कि ये हार्डनर्ड डेस्परेट क्रिमिनल है और ये बंदा जो है वो रूटीन से इस मामलात को लेके चल रहा है। लिहाजा ये आर्टिकल 27 जो है वो उसकी तरफ हमें गाइड करता है। इसकी बहुत सी इलस्ट्रेशन जो हैं वो इस चैप्टर में भी मौजूद है आपकी गाइडेंस के लिए, लेकिन इन शॉर्ट आपको दे के आगे गुजर रहा हूँ। फैक्ट बेयरिंग क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ये आर्टिकल 28 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे इसको मैं पढ़ने से पहले आपको बता दूं, लेकिन है इसमें एक ही जो बात है, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल आर डन विद अ पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द सिमिलर अकरेंस इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न्ड इज रेलिवेंट। इसमें मुख्तसर सा आपके सामने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर देते हैं कि देखना होता है एक्ट क्या है। अब एक हमारे सामने केस आ जाता है
कि जनाब ये जो बंदा है इसको फायर मारा गया इस नीयत के साथ कि इसको कत्ल कर दिया जाए। अब इंटेंशन टू किल 324 पीपीसी की सूरत में हमारे सामने फेंस आ जाती है। जब हम उसमें सुपीरियर कोर्ट्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अगर फायर जो है वो वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी है तो वो एक और इंटेंशन ज़ाहिर करता है, और अगर फायर जो है वो नॉन वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी है और किसी ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ से उसकी मौत वाक़या नहीं हो सकती, या वो एक फायर करता है उसकी टांग के ऊपर और वो उसकी मर्जी के ऊपर है कि वो उसे दोबारा मार सकता है और वो उसको फायर नहीं करता, तो वो ये जो जितने फैक्ट्स हैं ये साबित करते हैं कि वो उसकी इंटेंशन क्या थी। फिर एक्सीडेंटल और इंटेंशनल की बात यहाँ पे एक और मैं आपके सामने इस आर्टिकल की खुसूसी तौर पे वो 28 की ये रख देता हूँ कि अगर एक शख्स जो है हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें 302 की FIR दर्ज होती है इस बाबत के जी 4 दोस्त कहीं पे बैठे हुए थे और वो वहाँ पे एक दोस्त जो था उसने दूसरे को फायर मार दिया जिसके नतीजे में वो कत्ल हो गया। तो वो 302 जो है वो इस बात के ऊपर है कि इंटेंशनल इस नीयत के साथ और इस इरादे के साथ भी यकीन के साथ भी कि उसके एक्ट से उसकी मौत वाक़या हो सकती है, इसलिए कत्ल अमद उसको कहा जाता है, इंटेंशनल मर्डर कहा जाता है। लेकिन उसी के साथ आगे है कि अगर वो इंटेंशनल मर्डर नहीं है तो उसकी फिर सूरत बदलती चली जाती है। अब उसमें 322 भी आ गया, 320 भी आ गया, 319 और बाकी चीज़ें भी सारी आ गई कि हमने ये देखना है कि कत्ल किन हालात में हुआ था। लेकिन अगर वहाँ पे ये कहा जाए कि नहीं वो पिस्टल चेक कर रहे थे आपस में और जो है हादसाती तौर पे वो फायर चल गया और उसकी नीयत नहीं थी उसको मारने की, इंटेंशन नहीं थी, बंदा तो मर गया लेकिन इंटेंशन नहीं थी, तो आमतौर पे वो चालान जो हैं वो फिर 302 की बजाय 322 में सबमिट होते हैं कि कत्ल बिल सबब में वो सबमिट हो जाते हैं या कत्ल ख़ता में हो जाते हैं। मर्डर तो है लेकिन नेचर ऑफ ऑफेंस बदल जाती है। तो वो ये आर्टिकल 28 जो है ये हमें इस पे गाइडलाइंस देता है कि हम किस तरह देखेंगे कि जो एक्ट था वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, और दोनों के ऊपर फिर लॉ डिफरेंट है। इसी तरह इसमें आर्टिकल 29 है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, और इसमें उन्होंने ये कहा कि व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर अ पार्टिकुलर एक्ट वाज डन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। जिसमें मिसाल के तौर पर उन्होंने आगे भी दिया हुआ कि अगर हम पोस्ट करते हैं रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू की सूरत में हम कोई लेटर भेजते हैं और वो रिसीट हमारे पास आ जाती है, जब हमने भेज दिया हमारे पास रिकॉर्ड है तो उसको प्रिजम्पशन होगी कि वो उसको डिलीवर हो गया। तो ये आर्टिकल जो थे 18 से 29 ये बेसिकली रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर थे, जिस पे मैंने कोशिश की मुख्तर वक्त में आपको असिस्ट करने की। इसके साथ इसकी कंटिन्यूस में आज के जो लेक्चर है उसमें मुख्तर से आगे मैं आपको बता दूं एडमिशन के ऊपर जो है वो आर्टिकल 30 इसको डिफ़ाइन कर रहा है, और इसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया कि व्हाट इज़ एडमिशन। एन एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑरल और डॉक्यूमेंट्री, दोनों सूरत में ऑरल और डॉक्यूमेंट्री विच सजेस्ट एनी इन्फेरेंस एज टू एनी फैक्ट एंड इशू a relevant fact and which is made by any of persons and under the circumstances hereinafter mentioned। वो उन्होंने डिटेल दे दी। देखना ये होगा कि स्टेटमेंट ऑरल या डॉक्यूमेंट्री जिसकी सूरत में सजेस्ट की जा सके इन्फेरेंस कि ये फैक्ट एंड इशू से जो है और रेलिवेंट फैक्ट से मुतल्लिका है वो एडमिशन है। अब उसके आगे आर्टिकल 31 है एडमिशन बाय अ पार्टी टू प्रोसीडिंग्स आर हिज एजेंट। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है मैं समझता हूँ प्रैक्टिस के हवाले से भी, कि जो खुद पार्टी स्टेटमेंट दे या उनका एजेंट दे तो वो बाइंडिंग किस तरह होगी। ये एज इट इज़ मैं आपके सामने रिप्रोड्यूस करने लगा हूँ। स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स आर बाय एनी एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make him or admissions। Statement made by a party to suing or sued in a representative character are not admissions unless they were made while the party making them held that character। Statement made by persons who have any proprietary and pecuniary interest in the subject matter of the proceedings and who make the statement in their character of person so interested। यानी जो बंदा इंटरेस्ट रखता होगा वो स्टेटमेंट देगा उसके ऊपर तो उसका एडमिशन समझा जाएगा, और जो इंटरेस्ट नहीं रखता, मिसाल के तौर पे एक बंदे के नाम प्रॉपर्टी है, उसने वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र कर दी हुई है
अब उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट को तीसरा बंदा क्लेम करता है और उसको पार्टी बना लेता है जो अपना राइट आगे ट्रांसफ़र कर चुका है, वो आके कोई एडमिट भी कर ले एडमिशन, तो उसकी बात को एडमिशन नहीं समझा जाएगा, वो उसको समझा जाएगा जो उसका रेलिवेंट होगा, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रखता होगा। इसके आगे पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, ये बात उन्होंने की। और आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग द स्टेटमेंट, ये मच इंपॉर्टेंट बात है। आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस, तसलसल के साथ हो वो राइट और इंटरेस्ट, कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग दी स्टेटमेंट, तो फिर ये एडमिशन की सूरत में आएगा। आर्टिकल 31 जो है वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्टिकल है और इसके अंदर पूरी डिटेल्स दी गई हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कई सफ़हात में मुश्तमिल है कि जिसमें फिर ये सारी सिचुएशंस को बताया गया। मेन बात ये भी इसमें कही गई कि जो बंदा इंटरेस्ट रखता होगा उस इंटरेस्ट के दौरान अगर वो कोई बात करे तो वो एडमिशन में आएगी और उसका तसलसल ज़रूरी होगा। इसी तरह इसमें आर्टिकल 32 है, एडमिशन बाय अ पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट, ये आर्टिकल जो है 32 इसमें एक्सप्लेन करता है कि स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन, उनकी जो पोजीशन है या लाइबिलिटी है वो अगर वहाँ पे प्रूव होती है। तो इसमें एडमिशन पे एक जो बात आर्टिकल 33 के हवाले से है, ये हमारे सिविल लॉ में हम एक रेफरी की टर्म यूज़ करते हैं। रेफरी जिस तरह एक आर्बिट्रेटर होता है ना, तो वो तो एक आर्बिट्रेशन एक्ट है बाज़ाब्ता, उसकी रोशनी में उसकी क्लास अगर किसी एग्रीमेंट में है तो इनिशियल स्टेज के ऊपर हमने आर्बिट्रेशन की बात करनी है। ये रेफरी की बात जो हम सुनते हैं सिविल लॉज में, वो बेसिकली ये आर्टिकल 33 है। 33 है एडमिशन बाय अ पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to the matter in dispute are admissions, और वो जो रेफरी की स्टेटमेंट है वो भी कंसीडर होगी एडमिशन। तो ये जो रेफरी है वो अंडर आर्टिकल 33 उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो एडमिशन होगी। उसके लिए आगे एक्सप्लेनेशन में बड़ा है कि रेफरी जो है वो ऑन हिज ओन नॉलेज जो उसके पास होगा, या वो स्पॉट इंस्पेक्ट भी कर सकता है, लेकिन वो कोई इंक्वायरी नहीं कंडक्ट करेगा। वो जो भी दोनों पार्टीज उसको पॉइंट करेंगी तो वो अपने नॉलेज के मुताबिक जो समझता होगा वो स्टेटमेंट देगा, और उसकी फिर स्टेटमेंट जो है वो आर्टिकल 33 कानून शहादत के तहत एडमिसिबल इन एविडेंस होगी। और इसी को तसलसल में आगे आर्टिकल 34 है, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। ये आर्टिकल 34 जो है वो उसमें हमें बताता है कि एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन्स हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, उनके और उनके वारसान के अगेंस्ट भी, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। ये आगे उन्होंने 3 इसकी कैटेगरीज हैं कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is of a such a nature that if the person making it were dead, फौत हो चुका हो, it would be relevant as between third person under article 46, उसकी डोमेन सारी उसमें बता दी गई। An admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of the any state of mind or body relevant in issue made at or about the time when such state of mind or bodily existed and is accompanied by a conduct rendering its falsehood improbable। और 3 है an admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise than as an admission। तो ये आर्टिकल 34 जो है वो हमें इस बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कानून शहादत का। और आर्टिकल 35 जो है इसके ऊपर एडमिशंस हैं व्हेन ऑरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, जो कहा जाता है कि जी डॉक्यूमेंट्स डज नॉट टेल अ लाई और उसके जो कंटेंट्स है उसी को देखा जाएगा। इस आर्टिकल में एक प्रोविजन ऐसी दी गई है कि जिसमें जो ऑरल एडमिशन होगा उसको भी कंसीडर किया जाएगा एज टू कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट अनलेस, ये इंपॉर्टेंट है, unless and until
the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rule. आर्टिकल 35 जो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का, वो हमें दो कंडीशंस पे बताता है कि व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। उसमें एक बात ये है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को चैलेंज कर लिया जाए कि ये दुरुस्त नहीं है, ये फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर ओरल जो होगा एडमिशन उसको उस पर वो रेलिवेंट है, उसको कंसीडर किया जाएगा। या ये बात है कि अगर वो कोई डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस के साथ साथ ये कह दिया जाए कि जनाब ये जो डॉक्यूमेंट है या पार्टी जो है उसको सेकेंडरी कोई और डॉक्यूमेंट्स भी है जिसके ज़रिए उसके कंटेंट्स को ख़त्म किया जा सकता है या उसके अगेंस्ट बात आ सकती है। तो ये दो बातों के ऊपर आर्टिकल 35 है। अब आर्टिकल 36 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, और इस पे है इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज़ रेलिवेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज़ रेलिवेंट if it is made either upon an express condition that evidence if it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agree together that evidence of it should not be given। ये 36 आर्टिकल जो है वो हमें बताता है। अब इसमें इन शॉर्ट आज के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हुए रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात हो गई, एडमिशन की बात हो गई जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो रेफरी की भी बात हो गई, और आर्टिकल 31 की भी बात होगी कि किन चीज़ों में और जेन्युइननेस डॉक्यूमेंट होगा तो ओरल एडमिशन पे भी आएगा। अब लास्ट इसकी जो है कंक्लूजन इस आज के एपिसोड की वो कन्फेशन के ऊपर बात हो जाती है। ये तकरीबन 5 सेक्शंस हैं जो कन्फेशन को डील कर रही हैं। इसमें कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट आर्टिकल 37, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो थ्रेट से होगा, इंड्यूसमेंट के साथ होगा, अगर वो कन्फेशन है भी तो वो इररेलेवेंट है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये आर्टिकल 37 जो है वो हमें बताता है। और इसी तरह आर्टिकल 38 हम ये कहते हैं कि जिस स्टेटमेंट बिफोर पुलिस जो है वो कोई मैटर नहीं करती और वो इनएडमिसिबल है इन एविडेंस। ये आर्टिकल बेसिकल 38 है जिसमें ये कहा गया कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो ये आर्टिकल 38 हमें बताता है, जिसकी रोशनी में ये कहा जाता है कि जी जो बंदा अगर कोई कन्फेस कर भी गया है पुलिस अफसर के सामने तो भाई वो प्रूव नहीं होगा, और वो एक सर्कमस्टांस तो हो सकता है उसको प्रूव करने के लिए बाकी जितनी शहादत है लाइक अकुलर अकाउंट है और चीज़ें हैं वो सारी जब तक उसको क्रॉबोरेट नहीं करेंगी तो मेयर कन्फेशन की जो है वो बात नहीं होगी। कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जी जो फर्स्ट वर्शन ऑफ अक्यूज्ड होता है उसको टू सम एक्सटेंट वो रेलिवेंट समझा जाता है, लेकिन अगर वो भी कस्टडी में है तो फिर उसको इसी आर्टिकल के तहत 38 के तहत ही देखा जाता है कि वो इररेलेवेंट होगा। अब 39 आर्टिकल जो है इसका इंपॉर्टेंट है, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। जो कस्टडी के अंदर होगा बंदा, अगर वो कोई कन्फेश करता है तो उसको भी प्रूव्ड नहीं किया जा सकता, ना उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक प्रोविजन उन्होंने दे दी है कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल 40 नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइलेस्ट ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन। और मजिस्ट्रेट में उन्होंने कहा कि वो डज नॉट इंक्लूड वो जो बंदा जो वहाँ पे हेडमैन है उसका सोसाइटी का रेवेन्यू के मुताबिक हेडमैन ऑफ विलेज, वो अगर डिस्चार्ज अपनी ड्यूटीज़ वैसे कर रहा है तो वो नहीं होगा, वो भी चैप्टर जो स्पेसिफिक है जो स्टेट के अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसके तहत आएगा। तो ये चीज़ है आर्टिकल 39 में कि कस्टडी के दौरान जो पुलिस कस्टडी में बंदा होगा वो उसका कन्फेशन नहीं प्रूव हो सकता। 40 मच इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने 39 में भी इसका जिक्र कर दिया। अब 40 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं वजाहत करना चाहता हूँ। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड, व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer. So much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates to distinctly
टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड, ये 40 है। अब मैं इसको शॉर्ट मिसाल के तौर पे आपको समझा दूं कि एक शख्स अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो गया, उसका जुडिशल रिमांड की बजाय फिजिकल रिमांड हो जाता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो फिजिकल रिमांड के दौरान ये इंटेरोगेशन में इंकशाफ करता है कि मैं जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो मैंने फ़लाँ घर में जो है वो छुपा के रखा हुआ है, तो मैं उसको रिकवर करवा सकता हूँ। वो उसका डिस्क्लोजर है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन। तो वो अगर उसी डिस्क्लोजर में जाके उस घर में जाता है और वहाँ से वो वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर कर देता है, और उसकी अलहदा वो एक चैप्टर में पहले CRPC का जब मैंने आपके सामने वो लेक्चर दिया उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो उसके ऊपर फिर आर्टिकल 103 भी आ जाता है, सेक्शन 103 भी आ जाती है कि सर्च की सूरत में वो क्या करेगा, और उसकी फिर बाकायदा सीजर मीमो बनती है। तो वो अगर डिस्क्लोजर इस तरह है तो उसके नतीजे में वहाँ से रिकवर होने वाला जो आर्टिकल जो कनेक्ट करता है, यानी वो वेपन ऑफ ऑफेंस को अगर बरामद कराता है, तो वो आर्टिकल 40 के तहत फिर इस तरह इस हद तक इस पार्टिकुलर सेंस के अंदर वो एडमिसिबल होगा और उसको वो फिर कंसीडर किया जाएगा आर्टिकल 40 के सूरत में। तो ये मिसाल के तौर पे आपको मैंने ये समझा दिया ताकि आप इजी इसको असेस कर सकें कि ये आर्टिकल उस चीज़ को डील करता है। अब आगे, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन काज बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस, ये एक बात है कि अगर वो रिमूव हो गया जिसके थ्रेट के अंदर है तो उसकी क्या हैसियत होगी, वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा। उसमें उन्होंने कहा इफ सच अ कन्फेशन एज रेफर टू इन आर्टिकल 37 इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन काज बाय एनी सच इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस हैज़ इन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बीन फुली रिमूव्ड इट इज़ रेलिवेंट। अगर वो समझा जाएगा कि वो ख़त्म हो गया था, कोई ऐसी इंड्यूसमेंट उस वक्त नहीं थी और आज़ाद था, वॉलंटरीली था, तो वो रेलिवेंट है, उसके मतलब फिर कोर्ट जो है उसको कंसीडर कर सकती है। अब आगे 42, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, कि वो अगर दूसरी तरफ रेलिवेंट है और ये कहना है कि जी किसी को बताया नहीं जाएगा तो वो इरेलीवेंट होगा। उसके ऊपर आर्टिकल 42 है कन्फेशन का, हमें बताता है। 43 आर्टिकल कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस, ये मच इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसकी तरफ मैं इसलिए जल्दी आ गया कि आप इसमें अगर देखें तो कोई अक्यूज्ड अगर कोई स्टेटमेंट देता है कन्फेशनल, तो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि जी ये स्टेटमेंट जो है वो किस हद तक दूसरे अक्यूज को इम्प्लीकेट करती है। तो जो लॉ है वो ये कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज अगेंस्ट अदर को अक्यूज जो है वो एक वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस है, इरेलीवेंट है, और उसको आर्टिकल 43 के इस जो मतहत इस गाइडलाइंस के अंदर देखा जाता है। व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली आर द सेम ऑफेंस फॉर द सेम ऑफेंस एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स इज प्रूव्ड, क्या होगा, सच कन्फेशन शैल बी प्रूफ अगेंस्ट द पर्सन्स मेकिंग इट, जो दे रहे हैं उसके अगेंस्ट वो होगा। इसके अलावा क्या है कि वो एक फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे होगा, जो बी में कहा गया द कोर्ट मे टेक, मे का लफ्ज़ है, शैल का लफ्ज़ नहीं है, द कोर्ट मे टेक इनटू कंसीडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन। और उसमें जो बात आपके सामने मैंने भी रखी पहले कि उसकी हद तक तो वो होगा एब्सोल्यूट, लेकिन अगर दूसरे को अक्यूज़ है तो उसकी हद तक ये देखा जाएगा कि वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर होगा अगर वो दूसरी चीज़ें उससे कनेक्ट करती हैं या करबोरेट करती हैं। और मेरे इस बुनियाद के ऊपर कि अक्यूज़ ने उसको कह दिया, दूसरे अक्यूज़ को सज़ा नहीं दी जा सकती। 44 अक्यूज पर्सन टू बी लाइबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन, ऑल अक्यूज पर्सन्स इंक्लूडिंग एन एक्म्प्लिस शेल बी लाइबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। ये बात है कि जो भी ये स्टेटमेंट दें ऊपर अगर आके ये 43 में जिसका जिक्र किया गया या कंप्लिस की है, लाइबल टू बी क्रॉस एग्जामिन होगा। ये आर्टिकल 40 है। और एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एस्टॉपल। अब ये एक लास्ट आज के हमारे इस एपिसोड के और लेक्चर की सेक्शन है, सेक्शन आर्टिकल 45 कानून शहादत का, जिसमें उन्होंने कहा एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट they may operate as estoppel under the provisions herein after contained। तो ये estoppel तो क्रिएट करेगा, लेकिन एडमिशन मेयर जो है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। तो मैं आज का जो एपिसोड है इसको इसी के साथ हम इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। कानून शहादत ऑर्डर 1984 में हमने रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की आज बात की, एडमिशन और कन्फेशन की बात की, उसमें जो बातें प्रैक्टिस की थी
वो भी आपके सामने रखी, उस मिसाल के साथ कहते हैं आप आसानी से इसको समझ सकें। और अगर किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास बेयर एक्ट्स हैं, बुक्स हैं, सारी मौजूद हैं। आप इन पॉइंट्स को जो मैंने आपके सामने रखे वो इन्हीं बुक्स के अंदर से रखे हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है उसको लेके आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।